आज की प्रेस वार्ता में 3 महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, और उन जानकारियों को साझा करूं उससे पहले जरूरी है एक छोटा जिक्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आप सबके सामने पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। आप सब में से कई ऐसे पुराने साथी भी हैं जिन्होंने मेरे नेता के संघर्ष को देखा। सन 2000 में जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और किस तरीके से अलग अलग पड़ाव पर कई बार पार्टी ने ऊंचाइयां हासिल की, तो कई बार पार्टी को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। 2000 में पार्टी के गठन के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 4 सांसद जीत कर आए, तो वहीं 2005 के दोनों चुनाव में जहां एक बार प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 29 विधायक जीत कर आए, तो उसी साल हुए नवंबर के चुनाव में पार्टी उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। 2009-2010 पार्टी के सबसे कठिन समय में से, सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था, जहां 2009 में स्वयं मेरे नेता खुद चुनाव हार गए थे। पार्टी का कोई सांसद उस वक्त जीत नहीं पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में भी विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पर 2014 से जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2014 में 7 सांसद हमारे, 7 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, 6 जीते। 2019 में 6 लड़े, 6 के 6 जीते, और 2024 में 5 लड़े, 5 के 5 जीते। तो वो एक निरंतरता बरकरार रही लोकसभा के चुनाव में। पर विधानसभा में पुनः 15 में हम लोगों का प्रदर्शन दोबारा अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। विपरीत परिस्थितियों में उस वक्त राजू तिवारी जी, इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राजकुमार शाह जी, वो हमारे विधायक बने, मात्र 2 सीटें हम लोग जीत पाए, और 20 आते आते तो पार्टी ने एक अलग ही फैसला लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ कई बार उस फैसले को लेकर चर्चाएं हुई, बहस हुई, वो फैसला सही था, वो फैसला गलत था। पर उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे इस फैसले का, मेरे इस निर्णय का इतिहास अपने हिसाब से आकलन करेगा कि क्या वो फैसला सही था मेरा अकेले चुनाव लड़ने का, या गलत था। पर आज मैं मानता हूं कि जब पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है ठीक 5 साल के बाद, तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन गठबंधन में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, गठबंधन में हम लोग को जगह नहीं मिली थी, तो वहीं एक ऐसा दौर था जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और लगभग अगस्त के महीने से वो अस्पताल में थे, और उससे पहले से उनकी तबीयत खराब थी। तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ, और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पे आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया। पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हुए, बिना कोई समझौता किए हुए, अगर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो अंतिम दम तक मैं उस फैसले के साथ रहा, भले परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हुई। मेरे पास बहुत आसान था, पहले चरण में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, मैं उसी वक्त समझौता कर लेता और किसी गठबंधन के साथ जितनी सीटें मिल रही थी लड़ लेता। पर ये पार्टी के सिद्धांतों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जिससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया, और पार्टी ने लगभग 6% का मत हासिल किया। मैं बिना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हुए या उंगली उठाए हुए, कई और राजनीतिक दल हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, पर 3% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। वहीं एक ऐसी पार्टी, क्योंकि ये कंपैरिजन जरूरी है, क्योंकि बिना किसी तैयारी के
जब मेरे पिता हॉस्पिटल में थे, कोविड का समय चल रहा था, उसके बावजूद बिहार की जनता ने आप पे इतना विश्वास किया और आपको 6% का मत तब दिया जबकि आप 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़े ही नहीं थे। और अगर 100+ सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा मत प्रतिशत 10 से 12% का होता। ये ताकत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है। उसके बावजूद भले हम लोग एक विधायक हम लोग जीते, पर जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के हर एक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिली है। और आप एनडीए के विधायकों से चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, मांझी जी की, उपेंद्र जी की पार्टी के हों, हर किसी का ये कहना कि भैया भर भर की झोली में हम लोग के वोट आए। उसका कारण ये रहा कि इन 5 सालों में पार्टी ने निरंतरता में अपने उस मत प्रतिशत को और बढ़ाने का काम किया जो 2020 में हम लोगों ने हासिल किया था। और इस बार महज 29 सीटों पे चुनाव लड़ते हुए भी हम लोग 5% के आंकड़े तक हम लोग पहुंचे। तो ये दर्शाता है एक निरंतर ग्रोथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है। और इस निरंतरता को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ कई बार होता क्या, और इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि जब आप थोड़ी सी भी जीत आप हासिल कर लें और वो घमंड, वो अहंकार आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाए, तो वहीं से आपके पतन की शुरुआत होने लगती है। जिस दिन मैं 2024 में ये समझ लेता कि भैया पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, 5 के 5 मेरे सांसद जीत गए और मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत फिर से हो जाती। उस दिन ना सिर्फ अपने सांसदों से बल्कि पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता से मैंने यही कहा था कि अब हमें दुगनी ताकत से अगले 1 साल विधानसभा के चुनाव के लिए हम लोग को मेहनत करनी है। वो नव संकल्प यात्रा हो या विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने जितने कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित किए, इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ की निरंतरता में जनता के साथ जुड़े रहना जरूरी। मैं पुनः ये संकल्प लिया कि इसके बाद पार्टी अब दुगनी नहीं, संभवतः चौगुनी ताकत से मेहनत करेगी, जनता के बीच जाकर उनके जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी और विधानसभा में और बिहार की कैबिनेट में उनकी आवाज बनने का काम करेगी। अपनी सोच, अपने विचार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ चल रही है। ये बिहार और बिहारियों को एक विकसित राज्य देने का संकल्प है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की ये सोच है। विधानसभा हो या मंत्रिमंडल में हो, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायक इस विषय को उठाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में हमारे मंत्रीगण के साथी इन विषयों को उठाने का काम करेंगे और जनता के साथ लगातार ये संवाद बना रहे। इस बात के लिए मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता संकल्पित है और इसी सोच को आगे रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जो 3 जानकारी आप सबके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, उसमें पहली जानकारी ये कि एक खूबसूरत संजोग है कि परिणाम एक ऐसे समय आए हैं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था और आगामी 28 तारीख को एक मिली नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर, कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी उस पर हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता, कार्यकर्ता बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे और चर्चाएं करें, ये मुझे स्वीकार नहीं है। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने पे मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को
हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी करो, ना मुझसे 1 मिनट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बट मुझसे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे ज़रूर एतराज़ होगा। ऐसे में आगामी नववर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर में फिर पार्लियामेंट चलेगा और उसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो हर कोई स्वाभाविक है अपने घर परिवार के साथ वो समय बिताता है। पर जनवरी में दही चूड़ा के तुरंत बाद, जैसे ही खरमास समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हुए, जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दही चूड़ा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साध कर आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जरूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या, पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है, और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पे तो जरूर काम करेंगे। बट रोजमर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गांव देहात में रहते हैं, उसको कैसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके, इस दिशा में इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुझाव इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम घोषणा में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें पार्टी के प्रमुख सदस्य कुछ समय से हम लोग कार्य कर रहे थे और लगभग उसको एक अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में आज मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा इस विषय को, क्योंकि मेरे लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया था, और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता था, ब्रेन बिहाइंड द पार्टी माना जाता था। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के में की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दुख मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी, जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे, उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ, मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम, जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे जो संभवतः स्थापना काल से दलित सेना के साथ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए तमाम विषयों को मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी।
आज भी अफसोस होता है। मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पर ऐसे में आज भी इस बात को देखकर अफसोस होता है जब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी 21वीं सदी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित होने की वजह से आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित पुलिस अधिकारी को बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक दलित बड़े पद पर बैठे हुए नेता को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी ऐसे जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों के विभाग भी मेरे हैं तो भाजपा के मंत्रियों के विभाग भी मेरे हैं, मेरे विभाग भी जदयू के और भाजपा के भी हैं। एक यूनिट एक टीम के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। बस स्टिल अगर आप कोई स्पेसिफिक जानकारी आप जानना चाह रहे हैं तो मैंने कोई मंत्रिमंडल विशेष तौर पर कोई मांग पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बीमारों का बंटवारा लालू यादव के परिवार पर दो सवाल है। हाँ, आ रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि आरजेडी ने ऑफिशियल पोस्ट किया है और परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े किए। पहला सवाल और दूसरा सवाल साथ ही में मैं कर लेता हूँ। दो संजय को बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है, आपने दो संजय पे विश्वास किया है, उधर वाले संजय पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो। अरे प्रभु, कहाँ से कहाँ तारों को जोड़ा जाता है। बहरहाल परिवारवाद का जहां तक सवाल खड़े करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा काबिलियत, और मैंने हमेशा इस बात को कहा और माना है कि आप किसी परिवार से आते हैं नहीं आते हैं, यह आपका सौभाग्य हो सकता है। कोई हैवी वेट सरनेम आपके साथ अगर जुड़ा है, आपका सौभाग्य, बट आपकी काबिलियत नहीं है। सौभाग्य शायद आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। ऐसे में मैं मानता हूं कि आज मेरी पार्टी अपनी काबिलियत यहाँ तक पहुंची है। अगर चिराग पासवान में वो क्षमता नहीं होती तो रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से 14 में एक बार बस उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया था, पर अगर 19 में जमुई की जनता ने मुझे तिगुने मार्जिन से जिताने का काम किया तो संभवतः उन 5 सालों में मेरी काबिलियत के अनुसार किए गए कामों के आधार पर था। 2021 में मेरी पार्टी को समाप्त करने के बाद अगर मुझ में काबिलियत नहीं होती तो शायद मैं पुनः पार्टी को खड़ा नहीं कर पाता। ऐसे में मैं मानता हूं कि आप में वो काबिलियत का होना जरूरी है, वही इवेंचुअली आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल खुद के ऊपर, उनके ऊपर परिवारवाद के कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वो समय है जहां अपनी काबिलियत उनके परिवार के सदस्य दिखा सकते हैं। संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में आपका संघर्ष आपकी सही पहचान कराता है। यहाँ से अगर वो निकाल देंगे तो यकीनन काबिलियत होगी, बट अगर किसी वजह से अगर वो चूक जाते हैं तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। मैं इस बात को जरूर कहूंगा, आंकड़े आप देखिएगा, काबिलियत अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के सेकेंड जनरेशन के द्वारा नहीं सामने आई। 2005 तक जिस तरीके से उनकी पिछली पीढ़ी आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और 5 में हार जो मिली, उसके बाद से पार्टी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई है। 2010 के परिणाम आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को पुनः करारी हार मिली है। 2015 में अगर ये अहंकार जो इनके अंदर आ गया कि भाई हम बड़ी पार्टी, नहीं भैया, 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके साथ जाने की वजह से आपको वो परिणाम मिला, नहीं तो 2015 में भी आप 15-20 सीटों पे आप सिमट के रह जाते। 2020 में पुनः डिवाइडेड एनडीए की वजह से आपको लाभ मिला। कल हम लोग आदरणीय ललन जी सब लोग मंच पे थे, कल हम लोग यही सब जिक्र कर रहे थे कि भाई यही परिणाम आपका 20 में भी आता अगर हम सब एक साथ रहते। 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए अगर आपको देखने को मिलता तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, और अगर निरंतरता में ये रहता तो आज तो उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। तो परिस्थिति की वजह से 15 और 20 में ये लोग आए और इस बात का अहंकार इन लोग को इतना ज्यादा हो गया, जिस एग्रेसिव तरीके से ये लोग सामने आते थे, बिहार की जनता 2005 से इनको नकार चुकी है। और जहां तक आपने नाम का जिक्र किया, मेरी पार्टी ने नाम से ज्यादा काम को प्राथमिकता देने की सोच रखी है। तो ऐसे में दो ऐसे नेता हमारे यहाँ पर मंत्री पद पर विराजमान हैं
जिनका एक का मैंने जिक्र किया कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं, बेगूसराय में एक छोटे कार्यकर्ता की भूमिका से यहाँ तक आना, ये इनके काम को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ महुआ से संजय सिंह जी, जो मेरी लोकसभा से आते हैं, ऐसे में मेरे लिए भी एक ताकत बड़ी है कि भाई मेरी लोकसभा में मुझे मजबूती देने के लिए एक और मेरे साथी वहाँ पर तैयार हुए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने संगठन में सदस्यता प्रभारी के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया संगठन के विस्तार को लेकर, और जिस तरीके से एक प्रचंड जीत हासिल की, मुझे नहीं पता कि इस बात को कितना हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र को ये हरा कर रहे हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायंट किलर है। हाँ, एक जायंट किलर की भूमिका में ये आए हैं। तो ऐसे में मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं काम के आधार पर यहाँ पर आए हैं। बाकी अपने नाम का किस तरीके से इस्तेमाल दूसरी जगह पर कर रहे हैं, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल है। चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई, जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे अपना खून नहीं, हाँ मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया था। और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है, उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ कि चिराग जी उस पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी भी मान रही है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक पाएगी। कौन मान रही है? आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहाँ पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो अभी दूर की बात है, उससे पहले 29 एक और पड़ाव आएगा, जहां चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी। 30 आते आते यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि जो एनडीए गठबंधन है, ये अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके सामने मैं नहीं मानता कि अब कोई और बात करता है। हाँ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस चीज को? जातीय जनगणना के साथ है या कोई कहता है कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं देश तोड़ने की बात कही? नहीं, ये जातीय जिस तरीके से सर्वेक्षण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, और अब तो केंद्र सरकार ने भी नैतिक तौर पर जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी देने का काम किया है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात की पक्षधर रही है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं जब इस बात को कहता हूं तो कई बार कॉन्ट्राडिक्टिंग सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि भाई एक तरफ तो आप जात पात धर्म मजहब पे विश्वास ना रखने की बात करते हो, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको जात के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस सोच को मिटाने के लिए कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियों का गठन किया जाता है ताकि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। ऐसे में उन नीतियों के गठन के लिए उसके अनुपात में उचित राशि आवंटित की जा सके। वो तब होगा जब उसकी आबादी की जानकारी सरकारों के पास हो। ऐसे में ये आंकड़े सरकारों के पास होने जरूरी हैं। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े मांगे जाते हैं कि फलानी जाति की क्या आबादी है, और वो सरकारों के पास नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये आंकड़े जरूर हों। मैं इसको सार्वजनिक करने का पक्षधर मैं नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव की भावना को बढ़ाने का काम करते हैं। बट हाँ, ये आने वाले दिनों में ये जाति आधारित जनगणना हो, ये केंद्र सरकार भी इसको नैतिक मंजूरी दे चुकी है, और मैं मानता हूँ कि संभवतः ये उचित समय पे किया जाएगा। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।